हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पहली क्लास में हमने बताए थे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो आज उसी के आगे हम टॉपिक रखेंगे। तो आप लोगों को हम क्या बता चुके थे? सबसे पहले बताया था हमने प्रकाश, फिर बताया था प्रकाश का परावर्तन, फिर बताया था परावर्तन के नियम। ठीक, तो आज उसी के आगे बताएंगे। अब उसी के आगे क्या आएगा? प्रतिबिंब आएगा हमारा। क्या आएगा? प्रतिबिंब। तो जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो आज क्या बताने वाले हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है? यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु वस्तु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु वस्तु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु वस्तु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको उस पहले बिंदु का दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा। तो प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिनमें किरणें क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। यही जो किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब जब बनते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तव रूप से मिलते नहीं, उनको मिलाया जाता है वो, या फिर वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब जाकर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भी जो होते हैं उनको हम केवल फोटो द्वारा ले सकते हैं, उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल उनकी क्या ले सकते हैं? फोटो ले सकते हैं। तो आज जो प्रतिबिंब जान गए हम लोग कि प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें बिंदु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब बताया दिया कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव रूप में मिलती हैं तो उनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब प्रकाश किरणें वास्तव रूप में नहीं मिलती अथवा उनको मिलाया जाता है, फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, तो वो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल इसकी फोटो ली जा सकती है। तो प्रतिबिंब को जान गए आप लोग। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वे खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर
जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, तथा दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। दूसरे तल जो होता है वो कौन सा तल होता है? परावर्तक तल। उसी तल से क्या होता है? परावर्तन। तो यही होता है हमारा क्या? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जो दूसरा तल होता है परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। अब मान लो जैसे एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक, तो इसके एक तल पर क्या होगा? पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। जो ये दूसरा तल होता है, यह कौन सा तल कहलाता है? परावर्तक तल। ये तल कहलाता है परावर्तक तल। तो ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इसके एक तल पर पारे की कलई है, ठीक, और दूसरा तल क्या है? परावर्तक तल। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? गोलीय दर्पण। ठीक, क्या कहलाएगा हमारा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बता दिया। अब गोलीय दर्पण के हमने दो भाग बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण क्या होता है? मान लिया ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, ठीक, जिसका धारक M1 M2 है। एक गोलीय दर्पण है जिसका धारक M1 M2 है। तो इसके जो उभरा हुआ तल होगा, ये उभरा हुआ तल है, इस पर क्या होती है? पारे की कलई का पेंट। इस पर होती है पारे की कलई। और जो इसका अंदरूनी या भीतरी तल होता है वो क्या, कौन सा तल कहलाता है? परावर्तक तल। और ये हो गई कलई किया हुआ भाग, ठीक। तो ठीक, तो क्या बताया कि हमने कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें उभरा हुआ तल क्या होता है? कलई किया हुआ भाग होता है, उभरा हुआ। और जो भीतरी तल होता है वो परावर्तक तल होता है। अर्थात जो परावर्तन होता है अवतल दर्पण वे भीतरी तल से होता है, ठीक। जो भीतरी तल होगा अवतल दर्पण का, उसी से क्या होगा? परावर्तन। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है उसको भी समझ लें हम। उत्तल दर्पण में जो कलई होती है वो अंदर की ओर होती है। कलई किया हुआ भाग जो होगा वो अंदर की ओर, अंदर की ओर होगा कलई किया हुआ भाग। और जो इसमें परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक तल, ठीक। उभरा हुआ तल
परावर्तक तल होता है। ये होता है इसका ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, और यही होती है इसकी मुख्य अक्ष। ठीक, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इसका भीतरी तल होता है उस पर क्या होती है, कलई होती है, और जो उभरा हुआ तल होता है उससे परावर्तन होता है, अर्थात जो परावर्तक तल होता है वो उभरे हुए तल पे होता है और अंदर भीतरी तल कलई किया हुआ होता है। गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब जानेंगे हम कि गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो सबसे पहले आता है इसमें वक्रता केंद्र आता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। वही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या बताया था कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम स्मॉल सी से या फिर कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उस गोले की वक्रता त्रिज्या। तो क्या बताया वक्रता त्रिज्या कि उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लीजिए, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जानेंगे कि दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव, कि ध्रुव क्या होता है। ठीक, ध्रुव जो होता है, जो गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के व्यास के मुख्य बिंदु को, व्यास के मुख्य बिंदु को या फिर मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दर्पण के व्यास या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के व्यास या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब जानेंगे हम इसके बाद मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो दर्पण का ध्रुव, जो दर्पण का ध्रुव होता है और
जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उसको जो मिलाती है रेखा, उसको जो मिलाती है रेखा वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। या फिर ये कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, क्या बताया, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मान ली दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक तल, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है उसका जो पूरा व्यास होता है उसी के क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब देखो हमने परिभाषा रूप बता दिया। ठीक, परिभाषा इनकी ये प्रकार होंगी कि वक्रता केंद्र क्या होगा कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या बताया हमने, वक्रता त्रिज्या, इस उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फिर बताया दर्पण का ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण के व्यास या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। फिर बताया मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर बताया दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक बताया कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये तो परिभाषा रूप हमने बता दिया। अब इनको हम चित्र द्वारा समझ लें क्या चीज होती है। तो चित्र द्वारा बताया जा रहा है कि ये मान लिया एक हमारा अवतल गोली दर्पण है या फिर गोली दर्पण है, जिसके एक तल पर पारी की कलाई और जो दूसरा तल है परावर्तक तल। ठीक, तो अब बताते हैं कि हमने सबसे पहले क्या बताया था, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या हमारा सी है। तो ये गोला मान लो गोला है, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वही दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। फिर क्या बताया था, अरे वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र। फिर क्या बताया था, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है उसे ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। या फिर ये कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये है ना हमारी बीच की दूरी, ये CP। ठीक, ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। या पहले हमने जो लिखाया है वो बताया था कि उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो दोनों प्रकार से आप लोग लिख सकते थे। फिर हमने बताया था मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है,
दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये है हमारा सी वक्रता केंद्र। इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसी को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर हमने बताया था ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, तो ये क्या है हमारा परावर्तक तल है, या फिर व्यास कह दो। जो परावर्तक तल होगा दर्पण का परावर्तक तल, उसी का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव। परावर्तक तल या व्यास के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने बताया दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होगा, ये परावर्तक तल, इसका जो पूरा व्यास होगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, पूरा व्यास होगा इसके, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अब अगली क्लास में बताया जाएगा इसके आगे की क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग YouTube चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।